अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ गिरधारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ गिरधारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपने धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। गिरधारी लाल के सभी नौकर और सगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। गिरधारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम नहीं थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसे नस्ल के घोड़े नहीं थे। गिरधारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए। और क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वह भी देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। गिरधारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया, जहां पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहां पर किसी आम आदमी को आने की अनुमति नहीं थी। गलती से सेठ गिरधारी लाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा नालायक, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उससे उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आ गया। वह खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहां से जाते समय मन में यह कसम खा ली, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। यह प्रण लेकर वो वहां से चला गया। नौकर का नाम था नंदू। अब वो सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकरी करता था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वह बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वह सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ गिरधारी लाल राजा वीर प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वह मौके का इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान होता है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वो राजा के कक्ष में चला गया। सेठ गिरधारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ गिरधारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, अरे कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। गिरधारी लाल की यह मजाल कि वह अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कैसा आदमी है, वह राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे ही यह शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आ गया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, नंदू, जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वह सच है क्या? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में धक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही मैं आपके कमरे में आया
तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे क्या पता। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था। अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। वो सोचने लगा, सेठ गिरधारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की अनुमति दी। उसने मेरे ही साथ धोखा किया। धोखेबाज, पापी कहीं का। मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर ही रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह सेठ गिरधारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करे। सिपाही तुरंत गिरधारी लाल के घर पहुंचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने गिरधारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो गिरधारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती। तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ गिरधारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं अब वहीं उसके मुंह पर थू-थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वह राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वह इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वह निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी। उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। यह सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय गिरधारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही गिरधारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला यह भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। यह कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, ये रखो, यह तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ, भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में ये सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें चौंधिया गईं। उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट गया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वह पहले कर चुका था। वह नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से यह बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध में कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, यह तू क्या बकवास करता है। नंदू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में यह सब झूठी बकवास की थी।
उस दिन उसकी रानी और सेठ गिरधारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ गिरधारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत सेठ गिरधारी लाल को महल में बुलवाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ गिरधारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी को छोटा समझकर उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी। राजा के यहाँ काम करने वाला नंदू नाम का वह नौकर अगले कुछ समय तक राजा के यहाँ पर ही नौकरी करता रहा। जब उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया तो उसने राजा के यहाँ से नौकरी छोड़ दी और रतौली गांव में रहने वाले अपने चाचा के पास जा पहुंचा। उसका चाचा खच्चरों का व्यापार करता था। खच्चर घोड़े जैसा ही एक जानवर होता है जो घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ज्यादा समझदार होता है। नंदू का चाचा आसपास के गांव से कम उम्र के खच्चर खरीद लाता, फिर उन्हें प्रशिक्षित करता और आगे ज्यादा कीमत पर बेच देता था। किसी भी खच्चर को प्रशिक्षित करना एक बड़ा ही मेहनत का काम था। कई दिन लग जाते थे। एक खच्चर को प्रशिक्षित करके तैयार करने में उसका चाचा अपने तैयार किए हुए खच्चरों को बेचने के लिए अक्सर ही आसपास के गांव में जाता रहता था। अब नंदू भी अपने चाचा के घर रहकर उनका ये खच्चरों का व्यापार सीखने लगा। उसने भी खच्चरों को प्रशिक्षित करने का काम बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया। अब नंदू भी इस व्यापार में अपने चाचा का हाथ बंटाने लगा। एक दिन नंदू किसी दूर के गांव में खच्चर को बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था और अंधेरा होने लगा तो नंदू ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। उसने अपने खच्चर को अस्तबल में बांधा और सराय के अंदर चला गया। नंदू जब खाना खाने बैठा तो उसे अपने खच्चर की याद आई। उसने सराय में काम करने वाले नौकर को बुलाया और कहने लगा, सुनो, अस्तबल में मेरा खच्चर बंधा हुआ है, उसे घास और जौ खिला देना। नौकर ने कहा, हुजूर, आपको फरमाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा यही काम करता हूँ। नंदू ने कहा, जौ को पानी में भिगो कर देना, क्योंकि खच्चर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, उसके दांत कमजोर हैं। नौकर ने कहा, हुजूर, आप मुझे सिखा रहे हैं, लोग तो यह सब मुझसे ही सीख कर जाते हैं। नंदू एक बार फिर से बोल पड़ा, उसकी पीठ पर भी घाव हो गया है, वहां मरहम लगा देना। नौकर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं ऐसे सब काम जानता हूँ, सारे मेहमान हमसे खुश होकर ही जाते हैं। नंदू ने कहा, देखो, पानी भी पिलाना, परंतु पानी थोड़ा गर्म करके देना। नौकर फिर झुंझुलाया और बोला, आप धीरज रखिए, सब कुछ हो जाएगा। नंदू ने एक बार फिर से मुंह खोला और कहा, ठंड का मौसम है, खच्चर की पीठ पर कोई पुराना कंबल डाल देना। नौकर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, मेरा काम दूध की तरह साफ होता है, मैं अपने काम में आपसे भी ज्यादा होशियार हूँ। अब नंदू को तसल्ली हो गई और उसने अपनी जेब से एक आना निकालकर नौकर की हथेली पर रखते हुए कहा, यह तुम्हारी बख्शीश है, रख लो मेरी तरफ से और सारे काम अच्छी तरह से कर देना। बख्शीश में मिले एक आने से नौकर प्रसन्न हो गया और वहां से चल पड़ा। वहां से नौकर निकला तो खच्चर का इंतजाम तो उसने क्या करना था, वह तो सीधा अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया और नंदू की बातें बता बताकर उसकी हंसी उड़ाने लगा। इधर नंदू आराम से कमरे में सो गया और उधर उसका खच्चर सारी रात भूखा प्यासा खड़ा रहा। ठंड के मारे उसका बहुत ही बुरा हाल था। बेचारा पूरे दिन का थका हारा खच्चर, भूख प्यास के मारे उसका ऐसा हाल था मानो कि वह बस मरने ही वाला था। इस तरह बेचारे खच्चर की सारी रात कई यातनाएं झेलते झेलते बीत गई। रात भर खच्चर घास और जौ की राह देखता रहा और हिनहिनाता रहा। सुबह उठकर नंदू अस्तबल में अपने खच्चर के पास गया तो वो नौकर भी वहीं खड़ा था। खच्चर के पीछे खड़े होकर वो नौकर खच्चर की पूंछ सहला रहा था। ऐसे नाटक कर रहा था मानो उसने खच्चर का बहुत ही ख्याल रखा हो। नंदू ने कहा, लगता है तुमने मेरे खच्चर की खूब खातिरदारी की है। खच्चर के पीछे खड़े होकर नौकर ने खच्चर की पूंछ को सहलाते हुए जवाब दिया, पूछिए मत हुजूर, बस इतना ही समझ लीजिए
कि बिल्कुल अपना समझकर ही मैंने इसका ख्याल रखा है। अब आपके जाने का समय भी हो गया होगा। नंदू ने कहा, हाँ वह तो है। कुछ देर तक वह नौकर खच्चर की पूंछ हिलाता रहा, फिर नंदू वहां से रवाना हो गया। शायद इसी तरह का नाटक वो नौकर हर किसी के साथ करता था। नंदू अपने खच्चर को लेकर थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि खच्चर कमजोरी के कारण इधर उधर गिरने लगा। नंदू को लगा कि शायद खच्चर बीमार है। उसने पहले उसका मुंह खोला, फिर उसके खुर और उसकी नाल की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर भी खच्चर बार बार गिरे जा रहा था। नंदू ने एक बार फिर से खच्चर का मुंह खोलकर देखा। उसके दांतों पर घास या जौ का एक तिनका भी नहीं लगा हुआ था। अगर उसने रात को घास खाई होती तो उसके दांतों में घास का एक ना एक तिनका तो जरूर लगा होता। नंदू को समझने में देर नहीं लगी कि वो नौकर एक नंबर का झूठा और कामचोर था। बख्शीश में एक आना भी ले लिया और मेरे खच्चर को कुछ खिलाया भी नहीं। खैर, नंदू ने खच्चर के खाने का इंतजाम खुद ही किया और अपना काम पूरा करके घर को वापस लौट गया। लेकिन मन ही मन नंदू ने यह ठान लिया कि वह उस मक्कार नौकर को सबक सिखाकर ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद नंदू एक बार फिर से नए खच्चर को लेकर उसी सराय में जा रुका। फिर से वही नौकर नंदू को मिला। नंदू ने कहा, पिछली बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था। मेरा खच्चर तुमसे बहुत ही खुश था। इस बार भी तुम ही उसकी देखभाल करना और बिल्कुल पहले जैसे ही करना। ऐसा कहते हुए नंदू ने फिर से एक आना उस नौकर की हथेली पर रख दिया। फिर नंदू ने कहा, एक बात और, पिछली बार की तरह ही मेरे खच्चर की पूंछ को फिर से सहला देना, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। नौकर ने मन ही मन सोचा कि क्या बेवकूफ आदमी है, एक बार फिर से बेवकूफ बनने के लिए आ गया है। इस बार फिर से उस नौकर ने खच्चर को भूखा प्यासा ही छोड़ दिया। खच्चर पूरी रात बिना खाए पिए ठंड में ही खड़ा रहा। सुबह नंदू अपनी खच्चर के पास आया तो वो भूखा प्यासा खच्चर वहीं खड़ा था। तभी वह नौकर भी वहां आ पहुंचा और खच्चर के पीछे खड़ा होकर उसकी पूंछ सहलाने लगा और बोला, बिल्कुल अपना ही समझकर मैंने इस खच्चर का ख्याल रखा है। नंदू ने कहा, हाँ सो तो है, दिख रहा है। अच्छी खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। दोनों बातें करने लगे। नौकर खच्चर की पूंछ सहला रहा था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि खच्चर ने एक जोरदार दुलत्ती उस नौकर के पेट में जड़ दी। दरअसल नंदू इस बार जानबूझकर एक नया अड़ियल और गुस्सैल खच्चर अपने साथ लेकर आया था। पूरी रात का भूखा प्यासा खच्चर गुस्से से भरा पड़ा था। नंदू ने इस खच्चर को प्रशिक्षित भी नहीं किया था, इसलिए उस खच्चर ने नौकर को लात जड़ दी। खच्चर की जोरदार लात पड़ने से वह नौकर बिल्कुल बेहोश होने वाली हालत में आ गया था। यह देखकर नंदू ने कहा, लगता है तुमने इस बार खच्चर की खातिरदारी अच्छी नहीं की। तुम्हारा झूठ इस खच्चर के आगे नहीं चल पाया। ये भूखा है, इसलिए इसने तुम्हें दुलत्ती जड़ दी। नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने नंदू से माफी मांगी और खच्चर को चारा भी खिलाया। फिर कभी उस नौकर ने ऐसी हरकत नहीं की और नंदू वापस अपने खच्चर को साथ लेकर अपने घर लौट गया। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।